हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संस्कार कोचिंग एकेडमी पे हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड इसका पर्यावरण का जो वीडियो बनाओ। तो 12th क्लास के काफ़ी विद्यार्थियों की डिमांड थी। तो इसी क्रम में आज अपने 12th क्लास के जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनका महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में अगर आप जुड़ते हो तो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर जुड़ना, तभी आपको समझ में आएगा कि पर्यावरण विज्ञान में किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, क्या कुछ करना है। और पर्यावरण विज्ञान की पेपर है जो थोड़ा सा टफ आएगा, तो आपको बेहतर से बेहतरीन तैयारी के लिए कंटिन्यू वीडियो को देखना है। और इस वीडियो को अगर आप देखते हो तो आपके पास अगर बुक भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई मैटर नहीं है, तो आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार ज़रूर देख के जाना, ताकि आपकी तैयारी है वो अच्छी हो और आपके अच्छे अंक आएँ। तो सबसे पहले बात करें तो ब्रह्मांड का गठन कैसे हुआ। तो हमारी पृथ्वी और उसकी विविध अन्य ग्रह तथा अनेक उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा तथा अनेक गोलक से मिलकर ब्रह्मांड का गठन हुआ था। यानी हमारे पृथ्वी और अनेक ग्रह हैं, उपग्रह, उनसे ही क्या है हमारा ब्रह्मांड का गठन हुआ था। तो अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो वरुण ग्रह के बारे में बताइए। वरुण ग्रह है उसके बारे में बताना है। पृथ्वी के मुकाबले बहुत छोटा है। पृथ्वी के मुकाबले जो वरुण ग्रह है वो क्या है, बहुत छोटा है, ठंडा और अंधकारपूर्वक है, जिसकी सतह जमी हुई मेथेन से ढकी हुई है। वो क्या है, उसकी सतह उसकी जमी हुई मेथेन से ढकी हुई है। और इसी प्रकार से इन ग्रहों में से एक क्वेश्चन आएगा जो गत वर्ष से पेपर हुए थे, उनमें भी क्वेश्चन आए हैं। फिर अगला क्वेश्चन की बात करें तो बुध ग्रह का वर्णन करो। बुध ग्रह है उनके वर्णन करना है। पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक है। वह इसका जो हिस्सा सूर्य के सामने आता है उसका तापमान है जो 427 डिग्री सेल्सियस, और अंधकार वाले हिस्से का तापमान है जो 237 डिग्री सेल्सियस होता है, और वहाँ वायुमंडल नहीं पाया था। यानी बुध ग्रह है, वहाँ क्या नहीं पाया था, वायुमंडल नहीं पाया था। क्या नहीं पाया था, वायुमंडल नहीं पाया था। तो साथियों, और वहाँ का तापमान कैसा रहता है, 427 डिग्री सेल्सियस। तो इसी प्रकार से अपन ये कंटिन्यू क्वेश्चन करते जाएंगे और अच्छी से अच्छी तैयारी अपन इसी वीडियो के माध्यम से करेंगे। और भी बात करें तो काफ़ी क्वेश्चन है। जो अगला क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वी का वायुमंडल में कौन सी गैस से मिलकर बनता है। जो पृथ्वी का वायुमंडल कौन सी गैस से मिलकर बनता है। पृथ्वी में वायुमंडल का है जो आपको पता ही है, वायुमंडल का कौन सा भाग है जो पृथ्वी का वायुमंडल का 21% ऑक्सीजन है। कितनी प्रतिशत है, 21% ऑक्सीजन है, और 78% नाइट्रोजन है, और 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड। 0.3% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। निर्जीव घटक कौन कौन से होते हैं, प्रकाश, वर्षा, तापमान, वायुमंडल आदि, ये क्या है, सब निर्जीव घटक है। तो दोस्तों इन प्रश्नों को अच्छे से देखिए और कंटिन्यू आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े तो प्लीज़ आप सभी सब्सक्राइब करें, ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर आप ओपन बोर्ड के विद्यार्थी हो, आपको आगे भी जानकारी चाहिए, तब आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना जरूरी है, क्योंकि आगे गत वर्ष जो भी जितनी भी भर्तियाँ हैं उनके आप फॉर्म किस प्रकार से भरे जाओगे। आप लोगों से सुनते हो कि ओपन बोर्ड की वैल्यू नहीं है, तो वो सब तमाम जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो साथियों आगे क्वेश्चन है उनको और देखते हैं। आगे प्रश्न है, अपने पृथ्वी के उद्भव की खोज कीजिए। पृथ्वी का तापमान है जो लगभग 100 मिलियन सेल्सियस के आसपास है, और यहाँ घर्षण लगभग 15 से 20 खरब वर्ष पहले हुआ था। तब यहाँ पर धूल और गैस गोल घूमने लगा, और वहाँ के स्थान बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और सूर्य की उत्पत्ति हुई। धूल और गैस गोल किनारों में धूल के बड़े 2 टुकड़े गिरने लगे, और गेंद के आकार का 8 ग्रहों का निर्माण हुआ। गेंद के आकार थे उनका 8 ग्रह, उनका निर्माण हुआ, जिससे पृथ्वी का उद्भव हुआ। यह विस्फोट के साथ पृथ्वी अलग हो गई, और इसे संघन और सुकड़ने को पृथ्वी का इतना गर्म कर दिया कि उसका तरल पदार्थ पिघलने लग गया। जो संघन और सुकड़न है उसने क्या किया, पृथ्वी को गर्म कर दिया कि तरल पदार्थ थे, जितने भी तरल पदार्थ थे वो क्या होने लगे, पिघलने लगे। फिर साथियों आगे भी देखो कुछ क्वेश्चन है, वो भी अपन पढ़ते हैं। जैसे बात करें तो आगे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, वो आपके सामने अब है। आदि मानव द्वारा आग के कोई 2 उपयोग बताए। आदि मानव थे, उन्होंने आग का उपयोग किया, तो वो 2 कोई उपयोग हमें बताने हैं। तो साथियों बात करें तो भोजन बनाने में आदि मानव ने जो आग का उपयोग किया, वो एक तो भोजन बनाने में, और कमरे को गर्म करने में, जानवरों को भगाने के लिए,
तो इस प्रकार के आदिमानव ने जब उपयोग किया तो वो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है वो आप कंटिन्यू देखते रहे। और भी कई क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखें। फिर बात करें तो साथियों आगे क्वेश्चन है, उन 4 कारकों की सूची बनाए जिससे औद्योगिकरण में वृद्धि हुई थी। वो 4 कौन से कारण हैं जिनसे औद्योगिकरण में वृद्धि हुई साथियों? वो है तकनीकी विकास। तकनीकी विकास हुआ तो क्या औद्योगिकरण में वृद्धि हुई। आर्थिक विकास के पहियों का आविष्कार, खनन आरंभ, कृषि इत्यादि। ये 4 क्या है? ये 4 कारक है जिससे औद्योगिकरण की क्या हुई? वृद्धि हुई। पहला था तकनीकी विकास, फिर आर्थिक विकास, पहियों का आविष्कार, खनन, कृषि इत्यादि। इनसे क्या हुआ? काफ़ी नुकसान हुआ। फिर भी कई अनेक प्रकार के प्रश्न है वो अपन कंटिन्यू इस वीडियो में देखते हैं। बात करें तो उन 4 कारकों की सूची बनाइए जिससे औद्योगिकरण में वृद्धि हुई, ये अपन ने देख लिया। फिर बात करते हैं आदिमानव के 2 पैर के चलने में समर्थ होने का लाभ बताइए। हाथ के औजार बनाने, यानी आदिमानव थे वो चलने में समर्थक हुए, इससे उन्होंने क्या क्या चीज़ें हासिल की वो सबसे पहले बात करें तो हाथ से औजार बनाना, दूसरे अन्य भी बहुत प्रक्रियाओं को करने के लिए स्वतंत्र हो गए। यानी जो पैर से चलने के बाद क्या है वो अनेक ऐसी चीज़ें थी उनसे वो क्या है सक्रिय हो गए। फिर साथियों बात करें प्रकृति पर पड़ने वाले औद्योगिकरण का प्रभाव, यानी जो औद्योगिकरण हुआ उससे प्रकृति पर क्या क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में अपन बात करते हैं साथियों। तो जंगलों को, वनों को काटा जाना, वन्य जीवन के लिए विलुप्त होने का खतरा और उद्योगों से होने वाले प्रदूषण के कारण वायु अशुद्धियों और जल स्रोत से दूषित होना। फिर आगे बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन है जल क्यों आवश्यक है? जल कृषि, फसलों की सिंचाई, उद्योगों में इमारतों का निर्माण, मछली, झुग्गी, जलीय पौधे संवर्धन और पीने, नहाने धोने, सफाई, बागवानी आदि के लिए क्या है आवश्यक। अब जल की कोई भी आवश्यक चीज़ें हैं वो लिख सकते हो। यानी सबसे पहले बात करें साथियों, जल की आवश्यकता हमें तब पड़ती है कृषि करते हैं तब, इस कृषि के लिए सिंचाई में और औद्योगिक इमारतों के निर्माण में, मछलियों में, इन सभी प्रकार की चीज़ों में आवश्यक पड़ती है। और प्रकृति में भी जल की आवश्यकता होती है। फिर बात करें साथियों वनमूलन के प्रभाव पर एक लेख लिखिए, यानी वनमूलन है उन पे प्रभाव से लेख लिखना है। औद्योगिक से निकलने वाले प्रदूषण CO2 को पौधों से, यानी जो औद्योगिक से निकलने वाला प्रदूषण है CO2 को पौधों से लेते हैं, जब वह ख़त्म हो जाते हैं तब वह CO2 सिंक कम हो जाता है। और CO2 पर्यावरण एक होती है जब पेड़ों को काटकर फर्नीचर या कागज़ बनाया जाता है, यानी पेड़ों को काटकर अपना फर्नीचर या कागज़ बनाते हैं। और आर्मेल और कागज़ मिलों से निकला हुआ जल, यानी जो मिलों से निकलता है वो जल जिसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो मिलों से जितना भी जल निकलता है उसमें क्या होता है अपशिष्ट पदार्थ होता है। प्रदूषण करते हैं विशिष्ट औद्योगिक औषधियों, पौधों और विशिष्ट वनों में उगते हैं, वनमूलन के कारण वह नष्ट हो जाते हैं। तो साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो फटाफट से कमेंट करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से आप देख लेना, काफ़ी क्वेश्चंस पढ़ेंगे फिर आप पछताओगे साथियों। ये पहले ही आप इनको देख ले, इनके आधार पर ये क्वेश्चन आने, इनसे अलग नहीं आएंगे साथियों। फिर बात करें मानव जनसंख्या विस्फोट के 3 कारण बताइए। तो साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव जनसंख्या विस्फोट के कोई 3 कारण बताने हैं। तो पहला तो आप लिख दो कृषि संबंधित उन्नत पद्धतियों के कारण खाद्य पदार्थ में उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल, इसी कारण पर्याप्त मात्रा में भोजन है अपने को उपलब्ध कराना। और चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति होने से चोटों और महामारियों के कारण होने वाली मृत्यु को रोकथाम हो गए। और जब से हृदय, फेफड़े, विकृतियों के साथ साथ अन्य रोगों की पहचान हो जाना और आधुनिक चिकित्सक तकनीकों का इलाज हो जाना, यानी आधुनिक चीज़ें ऐसी ऐसी आ गई उनसे क्या है अपने मनुष्य का इलाज है बहुत जल्द हो जाता है और मनुष्य का औसत आयु काल बढ़ जाना। फिर वैश्विक अवरोध के बारे में बताएं। वैश्विक अवरोध या खुद ही वैश्विक अवरोध लिख देना आप। जैविक विविधता की क्षति, घटते वनों से जो विभिन्न पौधे और जंतुओं की प्राकृतिक आवास जो नष्ट हो गए और बहुत से मूल्यवान पेड़ और जानवर हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। भूमंडलीय ताप के ग्रीन हाउस प्रभाव। तो साथियों इस प्रश्न को आप अच्छे से देख लेना, ये प्रश्न पक्का आएगा और आप अच्छी तैयारी के साथ इस प्रश्न को करके आना। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले साथियों। ये प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यह बड़ा प्रश्न है तो आपको कॉपी में लिख के याद करना है साथियों।
तो इस प्रश्न को आप अच्छे से देखिए स्क्रीनशॉट की सहायता से साथियों। यह प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा और इसके बारे में कुछ ना कुछ साथियों पूछा जाएगा। फिर मत करना सर आपने पहले नहीं बताया था, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ये देखिए आप। फिर अगला क्वेश्चन है जन्म दर किसे कहते हैं। तो जन्म दर के बारे में बात करें साथियों, किसी दर से नए जीव पैदा होते हैं, किसी दर से नए जीव पैदा होते हैं, किसी दर से जीव पैदा होते हैं तथा दी हुई पर्यावरणिक परिस्थितियों के अंतर्गत समुष्टि में सम्मिलित होते हैं, उसे जन्म दर कहते हैं। अनुकूलन किसे कहते हैं। अनुकूलन के बारे में बात करें तो साथियों, किसी जीव की बनावट या व्यवहार या फिर जीन की पद्धति जिसकी सहायता से वह किसी विशिष्ट पर्यावरण में जीवित रहता है, उसे अनुकूल कहते हैं। साथियों ये प्रश्न भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ये आपको पता है साथियों। 10वीं के भी विद्यार्थी देख रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने तथा अल्फ्रेड बेल्स के द्वारा सन 1859 में प्रतिपादित किया था। कब किया था, 1859 में। तो साथियों इसी प्रकार से आप हमारे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते जाए और अच्छी से क्लास करते जाए। जो क्वेश्चंस हैं उनके आप स्क्रीनशॉट भी ले लें या फिर अपनी कॉपी में साथ साथ नोट करें। विलोपन क्या होता है। विलोपन उसी समय होता है जब किसी प्रजाति विकास उतना तेज़ी से नहीं होता है। जब कोई भी प्रजाति है उसका विकास उतना तेज़ी से नहीं होता है या नहीं हो पाता है, वह पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन का मुकाबला कर सके, उसे ही विलोपन कहते हैं। फिर साथियों अगला क्वेश्चन है समुदाय की विशेषता का वर्णन कीजिए। समुदाय की एक प्रमुख विशेषता प्रजाति विविधता है। किसी समुदाय में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीव उसकी प्रजातियां विविधता को प्रदर्शित करते हैं। एक समुदाय में प्रजातीय संगठन विविधता दूसरे समुदाय के भिन्न होती है। प्रजातीय विविधता समुदाय स्थायित्व को भी प्रभावित करती है। स्थायी समुदाय वह है जिसकी अगर विघटन हो जाए तो वह अपनी मूल अवस्था में वापस आने लगती है। तो साथियों अगला प्रश्न यह है आपका विनाइट्रीकरण किसे कहते हैं। नाइट्रेट को पुनः गैस से नाइट्रेट में परिवर्तन करना विनाइट्रेट कहता है। और फिर अगला क्वेश्चन साथियों यह अवक्षेपण क्या है। जल वाष्प में संघन होकर बादल बनता है, उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दे। चक्रण निकाय कौन सा होता है। उत्पादन उपभोक्ता अपघटन होता है, वही होता है। खाद्य श्रृंखला ने ऊर्जा को स्थानांतरण के 10% नियम बताइए। 10% नियम परिस्थितियुक्त दक्षता से संबंधित है। इन नियमों के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा है जो परिवर्तित पोषण स्तर को केवल 10% होता है। तो साथियों इसी प्रकार से इन मोस्ट प्रश्नों के आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और अच्छी से अच्छी तैयारी कीजिए। जिन पाठों से लघुरात्मक आने हैं उनके हमने लघुरात्मक बताए हैं, जिनके छोटे क्वेश्चन आने हैं उनके हमने छोटे क्वेश्चन बताए हैं। तो आप जो आने की संभावना वाले सारे प्रश्न हमने और हमारी टीम ने आपको बताए हैं। तो साथियों इनकी अच्छी तैयारी के साथ आप इन प्रश्नों को करें और अच्छी तैयारी के साथ आप एग्ज़ाम हॉल की और अच्छी आकर्षक होके आप इन प्रश्नों को करें। साथियों अगला प्रश्न है जल चक्र को समझाइए। तो साथियों ये जल चक्र वाला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इन जल चक्र वाले प्रश्न को अच्छे से देखें और इनको करने का प्रयास करें। तो जल चक्र में बात करें तो जल जीवन के लिए अति आवश्यक है। आपको पता है बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, यानी जल के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। जैसे वर्षा, हिम, ओस इत्यादि। पृथ्वी पर जल का एकमात्र स्रोत है जो वायुमंडल से पृथ्वी पर पहुंचने वाला है। जल प्रत्यक्ष रूप में वाष्पीकरण एवं वाष्पसन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में वापस चला जाता है। क्योंकि जीवमंडल में जल का लगातार गमन होने को चक्र कहलाता है। पृथ्वी सौरमंडल का एक जलीय ग्रह है। धरातल का लगभग 2.3 भाग पानी से ढका हुआ है। जो धरातल का है जो 2.3वां भाग है किससे ढका हुआ है साथियों, पानी से ढका हुआ है। और इसकी बहुत सी अल्प मात्रा में पादपों की जंतुओं की उपलब्धता है। और पानी पृथ्वी की सतह से समान रूप से वितरित नहीं होता है। और पृथ्वी में पाए जाने वाली जल की कुल मात्रा 95% रासायन के रूप में है। आगे साथियों बात करें तो और भी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें। शेष 5% जल है जो लगभग 97.3 का भाग है जो समुद्री, 2.1% ध्रुवीय हिम क्षेत्र में विद्यमान। इसी प्रकार केवल 0.6 जल का वायुमंडल जलवाष्प के रूप में भूमिगत जल या मृदा जल के रूप में उपलब्ध है। सौर विकिरण और गुरुत्वाकर्षण का जल चक्र का मुख्य चालक
बल है। अब साथियों इसी प्रकार से आप इनके स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना और कमेंट के माध्यम से बताना सर हम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गए, आप हमें मोस्ट प्रश्नों की पीडीएफ दीजिए। हम आपको मोस्ट प्रश्नों की पीडीएफ पेपर के दिन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। साथियों पेपर होगा उसी रात को हम आपको ये मोस्ट प्रश्नों की पीडीएफ आप तक पहुंचा देंगे। तो साथियों आप तैयारी करते रहे और हम आपको ये पीडीएफ ज़रूर देंगे। भारत में पर्यावरण पर बढ़ते हुए जनसंख्या को औद्योगिक के प्रभाव बताइए। प्रदूषण विज्ञान में प्रौद्योगिकी में होने वाले प्रगति मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मानव जाति के लिए एक वरदान है, परंतु इसके विपरीत ये पर्यावरण में प्रदूषण का कारण भी है। पर्यावरण में किसी भी ऐसे पदार्थ का मिल जाना जो मानव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालता है प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण के कई दुष्प्रभाव है, जैसे औद्योगिक दुर्घटनाओं में कई लोगों को जाने जा चुकी है। और उदाहरण के लिए भोपाल दुर्घटना, यूनियन कार्बाइड कंपनी, MIC मेथाइल ऑक्सोनाइड रिसाव के कारण 12 से 72 घंटे से 200 से अधिक लोग मारे गए थे। कई लोग हैं जो अपनी नेत्र दृष्टि गंवा बैठे और गंभीर चिकित्सक समस्याओं का शिकार हो गए। भूमंडलीय उसमें जीवाश्म ईंधन से अधिक उपयोग के कारण वायुमंडल CO2 अन्य हरितगृह गैसें स्थिर वृद्धि हो रही है। वायुमंडल में उष्मन कहते हैं, वायुमंडल उष्मन के कारण ग्लेशियर पिघल रही है, जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ा रहा है। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि तटीय क्षेत्रों की निचले क्षेत्र में विशेषण मुंबई, चेन्नई और कोलकाता संघन आबादी वाले शहर के लिए भी एक गंभीर खतरा है। तो साथियों इसी प्रकार से आप अच्छे क्लास देखते रहिए। फिर साथियों एक प्रश्न में आपको बता दूं, एड्स का जो फुल फॉर्म है वो कन्फर्म आएगा। तो ये आप प्रश्न है ना, मैं जितने आपको बता रहा हूँ वो आप पे नोट करके चले जाना। साथियों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे और अच्छी सी अच्छी तैयारी के साथ आपको इनको करके आना है। साथियों क्या है, इनको करके आना है। और यह प्रश्न अगर नहीं आए तो मेरे को बता देना साथियों, एड्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इनको आप देख लें। और ये अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इस स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो साथियों आगे चलते हैं, फिर से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से और अच्छी क्लास अपन कंटिन्यू करते रहेंगे। और भी देखो कई प्रश्न है, बड़े क्वेश्चन है, आप इनको देखते रहे। साथियों ग्रामीण बस्तियों के लक्षण विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। जो कृषि है साथियों उसका गाँव में किस प्रकार से कार्य चलता है उसका आपको विस्तार से वर्णन करना है। फिर संयुक्त परिवार प्रणाली है उसको आपको समझाना साथियों, और यह प्रश्न आएगा। कृषि मुख्य व्यवसाय होता है जो लोग पूर्णतः खेती में करते हैं। कृषि है जो आपको पता है खेतों में काम करने का है काम और करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े हुए गाँव के अर्थव्यवस्था कृषि की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। जो गाँवों की अर्थव्यवस्था है कृषि से जुड़ी हुई है। संयुक्त परिवार प्रणाली सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है जो शहर की अपेक्षा ग्रामीण समुदाय सामान्य रूप से अधिक पाया जाता है। जाति व्यवस्था गाँवों के जाति आधारित है। जैसे मान लो गांव में जजमान प्रथा होती है, सारी प्रथाएं चलती रहती है। इनमें होता है ग्रामीण कैलेंडर, जो भारतीय गाँव के लोग भारतीय संवत का कैलेंडर में जानते हो, संवत कैलेंडर वही होता है। तो जो गाँव के लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं उनको, और अच्छी तरीके से संवत कैलेंडर के बारे में बातचीत चलती है। तो साथियों और भी कई प्रकार के प्रश्न हैं वो आप इस वीडियो में देख के करोगे, तो इनको आप देख लें, अच्छे से कर लें। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, बड़े प्रश्न है वो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तैयारी करें और अच्छी से अच्छी क्लास करने का प्रयास करें साथियों। बहुत कई बड़े प्रश्न भी है वो पूछे जाएंगे। कीटनाशक का प्रयोग कहाँ होता है, पशुपालन क्या है, ये सब, वनोन्मूलन के परिणाम और मरुस्थलीकरण की व्याख्या कीजिए। ये भी अच्छा प्रश्न है। एशिया में लगभग 4.361 लाख हेक्टेयर भूभाग प्राकृतिक निर्जलीकरण को प्रभावित करता है। इन क्षेत्रों में उपोष्ण शांत तटीय रीन सोड और आंतरिक महाद्वीपों में मरुस्थल क्षेत्र में विभक्त किया जा सकता है। तो साथियों यह बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप देखें। वनों के कोई 3 कार्य लिखे, जो वन का है तो 3 कार्य लिखना है। तो ये भी प्रश्न अच्छा है। वनोन्मूलन का प्रश्न एक आएगा तो आप लिखिए। विकास परियोजना है वो भी अच्छा प्रश्न है, वो भी आप साथियों अच्छे से अच्छे इसको करें। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उनको आप कहीं भी किसी प्रकार न भूलें, उनको पूरा करने का प्रयास करें। मलेरिया रोग किस जीव से फैलती है? मलेरिया रोग है किस जीव से फैलता है? तो इसमें लिखना है प्लाज्मोडियम प्रजाति से। किससे? प्लाज्मोडियम प्रजाति है उससे मलेरिया रोग फैलता है। टाइफाइड रोग के लक्षण। टाइफाइड रोग में निरंतर बढ़ते रहने वाला
बुखार शाम की अपेक्षा कब्जी छोटी आंत में, यानी जो टाइफाइड रोग है उससे कई अनेक प्रकार के नुकसान होते हैं। जैसे निरंतर बढ़ते रहने से क्या होता है, अपेक्षा तेज शरीर में दर्द, सर दर्द, कब्जी छोटी आंत में, अल्सर का कारण रक्तस्राव। और इस प्रकार से आप प्रश्न करें, इनका स्क्रीनशॉट लें और अच्छी से अच्छी तैयारी करें। भूकंप किसे कहते हैं साथियों? भूकंप के बारे में बात करें तो पृथ्वी सतह के अपकृत चट्टानों से जमी हुई वर्षा अचानक बाहर निकलने के भूकंप कहलाता है। इस अचानक निष्कासन की धरती कांप जाती है और भूकंप किसी भी समय बिना किसी चेतावनी से आ सकता है। अब साथियों बता दें, भूकंप है जो बिना किसी चेतावनी से आ सकता है। फिर साथियों बात करें प्राकृतिक आपदाएं किसे कहते हैं? कुछ आपदाएं प्रकृति में अपने आप ही पैदा होती है। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, कुछ आपदाएं हैं जो प्रकृति में अपने आप ही साथियों क्या होती है, पैदा होती है। जैसे हाथ या वश में नहीं होता है, उसी प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। जैसे बाढ़, चक्रवात, भूकंप, ये क्या है, प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है। और चक्रवात, ये सारी क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। बाढ़ किसे कहते हैं? नदियों में जल का स्रोत जलाशय में अधिक, जो नदियों में जल का स्रोत है, जलाशय में अधिक जल आने से अचानक और अस्थायी रूप में किसी भी भाग को जलाशय में जाना बाढ़ कहलाता है। सूखा कब पड़ता है? सूखे का साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी क्षेत्र या किसी काल में अनिश्चित रूप वर्षा न होना सूखा पड़ता है। कम वर्षा होने से मनुष्य, पौधे, पशुओं, कृषि, जल की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती है। कम वर्षा से होने से नदी, झील, जलाशय और कुएं सूखने लगते हैं, क्योंकि इनमें पानी अधिक निकल आता है। सूखा तब पड़ता है जब नदी, झील, जलाशय हैं उनमें से अधिक मात्रा में पानी निकल आता है, तो उससे क्या है, सूखा पड़ता है। फिर है सूखे के प्रभाव बताइए। सूखे से कृषि भयानक प्रभाव पड़ता है। सूखा होता है उसे क्या, कृषि पे भयानक प्रभाव पड़ता है। इससे पहले सूखे से वर्षा पर निर्भर रहता है और फसल प्रभावित होती है। चारागाह, भूमिहीन मजदूर, खेती पर भी निर्भर किसान, औरत और फार्म के पशु सूखे से अधिक प्रभावित होते हैं। आपदा प्रबंधन समाज को जोड़ने का क्या लाभ होता है? अगर समाज के लोग प्राथमिक उपचार का ज्ञान हो जाए तो समाज में रहने वाले लोग इस समस्या का प्रथम इकाई का काम कर सकते हैं। तो समाज के लोग हैं जो प्राथमिक इकाई से जुड़ जाए तो इसका क्या है, वो समाज में रहने वाले लोग हैं जो समस्या का प्रथम इकाई में काम कर सकते हैं। तो साथियों ये भी अच्छे प्रश्न थे, इनको आप देखिए। बाढ़ को प्रभाव किस प्रकार कम कर सकते हैं? बाढ़ का प्रभाव है उसको साथियों वृक्षारोपण से कर सकते हैं, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं उनसे अपन उसका प्रभाव को कम कर सकते हैं। औद्योगिक दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति को संक्षेप में लिखिए। जो औद्योगिक दुर्घटना के बहुत बड़े क्षेत्र में है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, खतरनाक रसायन वातावरण में या जल सकार्य घुल जाने से बहुत देर तक खतरा बन जाता है। इससे पूरा परतंत्र क्षतिग्रस्त होता है और विस्फोट, आगे या विनाशक रसायन के रिसाव से निर्माण इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त होती है। आपदा प्रबंधन का साथियों अच्छा प्रश्न है, इसको आप देखिए, स्क्रीनशॉट लें। सूखे के दुष्प्रभाव किस वजह पाई जा सकते हैं, ये भी लिखें, स्क्रीनशॉट ले लें साथियों इन प्रश्नों की आप अच्छे से। सूखे के बारे में मैंने बता दिया। अति जनसंख्या वाले क्षेत्र किसे कहते हैं? यदि संसाधन के अति दोहन होता है, यदि संसाधन का क्या होता है, अति दोहन होता है, तथा इस क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान वस्तुएं अथवा सेवाओं का उत्पादन नहीं होता है, तो वह क्षेत्र अति जनसंख्या वाला क्षेत्र कहलाता है। घातीय वृद्धि किसे कहते हैं? जब भी किसी चीज़ की वृद्धि इसी प्रकार होती है कि वृद्धि का अपना आकार किसी भी समय निर्धारित अनुपात में कुछ बढ़ जाता है, उसे द्विघातीय वृद्धि कहते हैं। प्रवासन किसे कहते हैं? जनसंख्या में व्यक्तियों के इधर उधर जाने का प्रवासन कहते हैं। उत्प्रवास किसे कहते हैं? व्यक्तियों का अपने देश से बाहर जाने का उत्प्रवास कहते हैं। आंतरिक उपप्रवास किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति का अपने ही देश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना आंतरिक उपप्रवास कहलाता है। जब हम पर्यावरण में बदलाव करते हैं तो प्राय हम कौन सी समस्या का समाधान करना पड़ता है? निम्न समस्याएं होती है साथियों। जैसे पहले बात करें तो खाद की कमी का अथवा अकाल, फिर है आगे भी जितने भी प्रश्न है उसमें आप देख लेना। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अम्लीय वर्षा पर्यावरण प्रदूषण निकलने वाले अम्लीय वर्षा गैस जैसे सल्फाइड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जीवाश्म ईंधन से जलने से धुआं होता है उससे, और कई भी कारण है जो अम्लीय वर्षा को बढ़ावा देते हैं। मेथेन गैस बढ़ने का कारण बताओ। मेथेन गैस का भी अच्छा क्वेश्चन है। मेथेन गैस का आप देख के जाए।
भारत में कितनी प्रजातियां पाई जाती है, ये भी आप अच्छा क्वेश्चन देखें। मरुस्थल किसे कहते हैं, ऐसी भूमि जिसने अपने उत्पादकताओं को खो दिया है। पौधों का विकलन करने की क्षमता मरुस्थल रेगिस्तान कहते हैं। वनों का महत्व बताइए। वनों वनस्पति भूमि कटाव रोकने के लिए मिट्टी पाने के जकड़ लेती है। पौधों की जड़ सूढ़े गले कार्बनिक पदार्थ प्राप्त पोषण की पुनर्चक्रित करके जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेती है। अब तक के सबसे विनाशकारी दुर्घटना कौन सी थी साथियों, वे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखें, CFC ओजोन परत फैले ओजोन कण ऑक्सीजन O2 में बदल जाती है, ओजोन की मात्रा में कमी हो जाती है। यह UV विकिरण में प्रवेश से रोक सकती है। इसके कारण आर्कटिक और अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन की ढाल पतली होती है, जो होती जा रही है। इसे ओजोन में छिद्र हो रहा है, नाम से भी जाना जाता है। अब यह तक सबसे विनाशकारी दुर्घटना है CFC का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है साथियों, इसको देख ले। समतापमंडल में क्लोरीन परमाणुओं की बड़ी कौशलता से ओजोन नष्ट हो रहा है। विद्युत का अच्छा सुचालक कौन सा है, तांबा है। तो साथियों बता दो विद्युत का अच्छा सुचालक है। साथियों ये प्रश्न आप देखें, अच्छे से अच्छे पूरी क्लास करने का प्रयास करें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, फटाफट से सब्सक्राइब करो, फटाफट से कमेंट करो। देखते हैं कौन कौन कमेंट करते हैं, फटाफट कमेंट करें सभी साथी। देखते हैं कौन कौन कमेंट कर रहे हैं। विस्फोट खनिज मुख्यतः कहाँ मिलती है, इसका भी अच्छा प्रश्न है साथियों। देखिए, जैव विविधता की क्षति का मुख्य कारण क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या, विपरीत प्रभाव समृद्धि एवं अन्य पर्यावरण उनके जैव विविधता पर पड़ता है। प्रतंत्र को अत्यधिक दोहन, प्रवास, विनाश और प्रदूषण जैव विविधता की हानि का मुख्य कारण है। एक खनिज तत्व कब आर्थिक रूप से समाप्त हो जाता है, किसी खनिज या आर्थिक रूप से उपयोग अपेक्षित एवं उस समय होता है जब उसकी कीमत उसका पता लगाने की निष्कासन परिवहन में और शेष भंडार की संशोधित करने की तुलना में अधिक हो जाता है। तो साथ ही दूर संचार में आप किस प्रकार की शीशे और स्टील का प्रयोग कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल संग्रहण किसे कहते हैं साथियों, ये देखो, घरों इमारतों के इर्द गिर्द बारिश के पानी का इकट्ठा उसे प्रयोग में लाने के लिए क्रिया को जल संग्रहण कहते हैं। जो बारिश का पानी है इकट्ठा कर रखा है उसका क्रिया होती है, उसको ये जल संग्रहण कहते हैं। ऊर्जा का उपयोग कहाँ किया जाता है, खाना पकाने में कर सकते हैं, उष्मा के रूप में गाड़ियों में, बसों में, रेलगाड़ियों में, ट्रकों में, हवाई जहाज़ों में, यातायातों में, साधनों में, पेट्रोल डीजल या प्राकृतिक गैस जैसे ईंधनों की जरूरत पड़ती है तब। यानी ऊर्जा का अपन प्रयोग है जो गाड़ियों में, मोटर गाड़ियों में, खाना पकाने में, पेट्रोल डीजल की प्राकृतिक चीज़ों में इनमें प्रयोग कर सकते हैं। कोयले के बारे में बताइए। कोयला एक ठोस पदार्थ है, उसके खनन के बाद उसे ट्रकों या रेलगाड़ी से भेजाता है। यानी कोयला एक ठोस पदार्थ है, उसका खनन होता है, उसे ट्रकों या रेलगाड़ी से भेजाता है। और हमारे देश में कोयले की खान बिहार की रानीगंज, झारिया और धनबाद नगरों के पास पाई जाती है। लोगों ने अपनी घरों में CFL का प्रयोग शुरू क्यों कर दिया, क्योंकि ऊर्जा का उपयोग कम होता है, इसलिए बिजली का बिल कटौती होती है, इसलिए लोगों ने अपने घरों में CFL का प्रयोग कर दिया। एक परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम बताइए। परंपरागत जैसे कोयला है, पेट्रोलियम। गैर परंपरागत सूर्य, जल, ज्वारीय। यानी परंपरागत क्या है, कोयला, पेट्रोलियम। और गैर परंपरागत स्रोत कौन से हो गए, सूर्य, जल, ये सब क्या है, गैर परंपरागत है। गंगा का भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लें। जैविक ईंधन, बायोमास वह पादप समुद्र जिसका प्रकाश से जैविक होता है, वही जैविक ईंधन है। तो ये पढ़े यहाँ पे। यातायात के वाहनों को ऊर्जा के बारे में। यातायात ऊर्जा संरक्षण के बेहतरीन तरीके से मोटर वाहन ईंधन का कौशल गति को बढ़ावा देना। साथियों ये भी यातायात के बारे में है, ये आप लिख दो कि मुझे पता है। पेट्रोल ईंधन के स्थान पे जैव ईंधन का प्रयोग करना, ये सारी क्या है, यातायात में है। व्यक्तिगत स्तर को आप ऊर्जा का संरक्षण किस कर सकते हैं, ऊर्जा का संरक्षण करने के लिए और जलाने फूंकने के लिए पेड़ों की संख्या टहनी का ही काटा जाए। यानी पूरे पेड़ को न काटा जाए, टहनी को काटे। व्यक्तिगत स्तर पर आप ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार से करें, ऊर्जा को किस प्रकार से बचाएं। खाना गर्म करने पकाने के लिए सौर ऊर्जा संचालक कुकरों का प्रयोग करें। यानी सूर्य की ऊर्जा से चीज़ें प्रयोग होती है उनका प्रयोग करना चाहिए। और कंप्यूटर के स्विच तब बंद कर दिया जाए जब वहाँ प्रयोग में ना हो। यानी कंप्यूटर अपन जब प्रयोग में ले तब बंद कर देना चाहिए। निजी वाहनों की तुलना में अधिक सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें। ट्रैफिक सिग्नल के रुकने पर वाहन का इंजन को बंद कर देना चाहिए। यानी जहाँ अपन ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं वहाँ अपने को इंजन बंद कर देना चाहिए। यमुना कार्य योजना शब्द है साथियों। यमुना का अच्छा क्वेश्चन है, ये आप देखें। ऊर्जा संरक्षण को क्या समझता है, ऊर्जा
इस तरह परिभाषित करते हैं कि जिस कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहती है, यानी कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा है उसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं साथियों, परिवर्तित कर सकते हैं। पुनः प्रयोग नहीं हो सकता, जैसे पोषण तत्व पुनरावर्तित नहीं हो सकता। कौन सा देश गरीबी के अंदर बन गया है, विकासशील देश है जो गरीबी के अंदर बढ़ गया। कृषि किसमें सुधार लाती है, कृषि को ग्रामीण समाज और जीवन स्तर की सुधार लाती है। मिश्रित फसल किसे कहते हैं, एक ही खेती में एक ही समय दो या दो से अधिक प्रकार की पौधे या किस्म उगाई जाती है, उसे क्या कहते हैं साथियों, मिश्रित कृषि कहते हैं। जैविक कृषि किसे कहते हैं, जैविक कृषि एक दूसरे प्रकार की कृषि है जो संस्कृत और कीटनाशक वृद्धि नियंत्रण मवेशियों भोजन उत्पादन इत्यादि में प्रयोग में लाई जाती है। तो साथियों इस प्रकार से आप देखिए आईपीएम का भी अच्छा क्वेश्चन आता है, इसको देख के जाइए। कीटनाशकों किसी पदार्थ से बनता है वो देख के जाएं साथियों, अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है साथियों, इसको देखें। मधुमक्खी पालन यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मछली पालन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मधु जैसे मूल्यवान खाद्य पदार्थ प्राप्त करती है। मधुमक्खी पालन किया, मधु से मूल्यवान खाद्य पदार्थ प्राप्त करती है। मधुमक्खी मोम प्रदान करती है। मधुमक्खी वही मोम प्रदान करती है जिसका उद्योग में बहुत प्रयोग होता है। उद्योग उसमें मधुमक्खी में शहद होता है, उसका बहुत प्रयोग है। मधुमक्खी प्रांगण का बहुत अच्छी एजेंडा है जिनका प्रांगण प्रक्रिया से कृषि उत्पादन बढ़ती है। फिर साथियों अगला प्रश्न है, मछली पालन किसे कहते हैं। दुनिया के बहुत भाग है जो मछलियों को प्रोटीन युक्त खाद्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मछली पालन विकास अब तक से अधिक संभावनाएं वाला उद्योग बन चुका है। साथियों ये वेरी इंपॉर्टेंट। WHO का लक्ष्य क्या है, WHO का लक्ष्य है कि कुछ वर्षों से पोलियो को भी जड़ से मिटा देना। कई बार बीमारियों से जुड़ी मिटाने के लिए इसका जड़ है उसको मिटाने के लिए उसके नाम के साथ साथ हाल ही में कुछ वर्षों से WHO स्वास्थ्य से जुड़ी कई कार्य कर रही है। जैसे WHO एक संस्था वो अच्छा कार्य करिए, मिशन को समझाइए। सतत विकास के लिए डिवीजन नेतृत्व प्रदान करता है। ये यूनाइटेड नेशनल सतत विकास में बने सिस्टम को बेहतर कौशलता को एक स्रोत है। तो साथियों आप फटाफट से सब्सक्राइब करें चैनल को, नए हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सारे वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। और कमेंट जरूर करें, फटाफट से कमेंट करो जितने भी साथी जुड़े हैं वो। और इनके आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले या फटाफट कॉपी वगैरह लेके चले ताकि आप इनको करते रहो। और जो भी वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। हेडपम्प का प्रयोग बताइए। हेडपम्प का प्रयोग ग्रामीण एवं शहर के झुग्गी झोंपड़ियों में किया जाता है। यह हाथ से चलाया जाता है। इसी प्रकार इनसे बिजली या अन्य किसी भी प्रकार के ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। हेडपम्प में किसी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। तो साथियों जो प्रश्न मोस्ट है मैं बता रहा हूँ, आप फटाफट से इनको कर लें और वेरी इंपॉर्टेंट है वो आप देखते जाइए। खनन गतिविधियों के कारण भूजल प्रभावित होता है, यानी आपको पता है खनन गतिविधियाँ होती है उससे भूमि का जल है वो भी प्रभावित होता है साथियों। तो आप देखते जाइए पृथ्वी का समान रूप से किसका वितरण किया जाता है, जल है जो पृथ्वी समान रूप से वितरित करती है। साथियों अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी में कितनी मात्रा में जल पाया जाता है। पृथ्वी में 2.7% मात्रा में जल पाया जाता है। प्राकृतिक काल में जल का कौन सा संपदा मानती है, अनमोल। तेल के चारों ओर घूमती हुई वह कौन सा सदी है, 20वीं सदी थी। विश्व में पानी के अभाव के पीछे कोई 3 कारण बताइए। अकाल है, सूखा है, बढ़ती हुई जनसंख्या, सिंचाई, बढ़ती मांग, प्रदूषण की पीने की प्रियता, उपभोक्ता को कम कर रखी है और उपलब्धता पानी की दुरुपयोग। कृषि उत्पादन आवश्यकता कब होती है। भारत में मरुस्थल अथवा अद्रमस्थल क्षेत्र में जैसे टैंक प्रणाली व्यवस्था पारंपरिक रूप से कृषि उत्पादन के आधार पर टैंकों का निर्माण भूमि की खुदाई करके वर्षा जल संग्रह, यानी जो टांकियाँ उनका भी जैसे कुंड होती है ना, उनका प्रयोग है खुदाई के रूप में करके उनको खुदाई करके वर्षा जल संग्रहण के लिए काम में लेता है। व्यवसाय का रखरखाव समझाए। व्यवसाय है उसका रखरखाव समझाना है। किन्हीं 2 उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए कि प्राचीन भारत में जल का संचयन प्रणाली मौजूद है। घरेलू उपयोग में पानी का संरक्षण समझाए। तो घरेलू उपयोग वहाँ उसका पानी का संरक्षण उसे समझाना। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट बड़ा प्रश्न है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। यानी जहाँ अपन शौचालय वगैरह में पानी किस प्रकार से यूज करना चाहिए, सब्जियों में किस प्रकार से, बर्तनों में किस प्रकार की पानी की कमी को कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो अपन इसमें पढ़ रहे थे। ऊष्मागति का द्वितीय नियम बताइए। ऊष्मागति उसका द्वितीय नियम बताना है। ऊष्मागति का द्वितीय नियम बताता है कि प्रत्येक ऊर्जा रूपांतरित में कुछ न कुछ ऊर्जा का ताप के रूप में सक्रिय होता है जो आगे उपयोगी कार्य करने के लिए उपलब्ध नहीं होता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग बताइए। सौर ऊर्जा का प्रयोग घरों में गर्म करने में पानी या गर्म करने में, पेड़ पौधों का उगाने या विद्युत उत्पादन में, खाना बनाने में, स्थान गर्म करने के लिए किया जाता है। जल विद्युत किसे कहते हैं साथियों।
बहता हुआ पानी ऊर्जा का निर्माण करता है और जिससे जन्म करके विद्युत प्राप्त करना ही पानी, बिजली, विद्युत का जल विद्युत कहा जाता है। पादप प्लवक किसे कहते हैं? तेल व प्राकृतिक गैस एवं जटिल विघटनकारी प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होता है, जो अति सूक्ष्म जीव के रूप में पादप प्लवन कहते हैं। हाइड्रोजन का प्रयोग कब से होता है आ रहा है? हाइड्रोजन का प्रयोग नासा के अंतरिक्ष कार्यक्रम ईंधन के रूप में 1970 में होता है। वायु ऊर्जा का बहुत मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, उनको देखें। और अच्छा प्रश्न है, प्रकृति में कोयले का निर्माण किस प्रकार से होता है वो भी देखें। पवन ऊर्जा का उपयोग बताइए। पवन ऊर्जा का उपयोग जहाज़ों को चलाने के लिए, अनाज पीसने के लिए, सिंचाई के लिए, पानी खींचने के लिए, अन्य प्रकार के कार्य करने के लिए कहता है। तो साथियों भूतापीय ऊर्जा भी मोस्ट प्रश्न है। विकल्पिक ऊर्जा स्रोत किसे है वो भी मोस्ट है। बिजली शक्ति किसे कहते हैं वो भी मोस्ट प्रश्न है। सौर ऊर्जा के विभिन्न उपयोग में प्रणाली, सौर ऊर्जा वाला भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, मस्ट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न आएगा। ईंधन सेल वाला भी देख लें। भूतापीय ऊर्जा कौन सी है उसमें बताइए। भूतापीय ऊर्जा के बारे में अच्छा प्रश्न है। किस क्षेत्र में भूतापीय क्षेत्र मनाता है, ये भी अच्छा प्रश्न है साथियों। जैविक पदार्थ तकनीक रूप में इस्तेमाल करके क्या पैदा किया जा सकता है? जैविक पदार्थ तकनीक रूप में इस्तेमाल करके मेथेन पैदा की जा सकती है। भारतीय ईंधन के बारे में देख लिए प्रश्न, अच्छा प्रश्न आने की संभावना है। वायु ईंधन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऊर्जा संरक्षण, ये अब आपको मैंने पहले बता दिया है। खाना पकाने से पहले ओवन को क्या करना चाहिए? खाना पकाने से पहले ओवन को कुछ मिनट के लिए गर्म करना चाहिए। तो साथियों सारे प्रश्न आपको हमने बता दिए हैं, यही आपके एग्जाम में आएंगे। सौर ऊर्जा के उपयोग व लाभ बताइए। लाभ, यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, यह हर समय उपलब्ध होता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग, लाभ एवं सीमाएं लिख रहे हैं। तो सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, बिना किसी कीमत से मिलती है। सौर ऊर्जा जो बिना किसी कीमत से मिलती है साथियों। और ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत, जिसका प्रयोग इमारत को तापने और शीतलन प्रणालियों में होता है। इसके अलावा इसका प्रयोग खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन में भी होता है। सौर ऊर्जा की सीमा बहुतायत के एक बादलों से भरे दिन और सर्दियों में ही उपलब्ध नहीं होता है। यह वर्तमान में उपलब्ध तकनीक भी काफ़ी सीमित है। बिजली का प्रयोग करते समय ऊर्जा को बचाने के उपाय बताइए। यानी अंतिम प्रश्न है, बिजली का प्रयोग करते समय ऊर्जा को बचाने के लिए निम्न उपाय होते हैं। बिजली का प्रयोग न होने से पर उसे बंद कर देना चाहिए। यानी बिजली का प्रयोग अपन नहीं कर रहे हैं तो उसे अपन क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। तो साथियों आज मैंने आपको एक पेपर बताया है, ये आपको अच्छे से अंक दिलाएगा और ये इतने वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको 100 में से 100 नंबर दिला देगा साथियों। और बात करें तो 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के साथियों, तो 20 में से 20 आपको ये प्रश्न दिला देंगे। ये प्रश्न आपको पूछ सकते हैं साथियों। तो 20 + 80 का पेपर होगा आपका, 80 अंक का पेपर है साथियों। आपके कितने अंक का है? 80 अंक का पेपर है साथियों। और 20 इसमें मिला दिए जाएंगे तो साथियों आपके कितने नंबर हो जाएंगे? 100 नंबर हो जाएंगे। तो आपको ये पेपर है तो साथियों 100 में से 100 नंबर दिलाएगा। और आप सभी से निवेदन है, आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों के साथ इसे साझा ज़रूर करें। और एक बार आप सभी से निवेदन है, इसे अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना ताकि वो अच्छे से अंकों से उत्तीर्ण हो और उनके भी अच्छे अंक आएँ। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और फिर अगली क्लास होगी उसके बारे में आप कमेंट के माध्यम से मेरे को बता देना। और जो आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे WhatsApp ग्रुप से ज़रूर जुड़ना ताकि आपको इसकी PDF दे सकें। तो साथियों क्लास किस प्रकार से लगी वो आप हमें ज़रूर बताना ताकि आपके लिए आगे भी अपन अच्छे से अच्छी क्लास लेके आएँ और अच्छा वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहें। तो साथियों इस क्लास